Yes, good afternoon, everyone. This is a fast track revision of a class based on section 140, etc. फास्ट ट्रैक रिवीजन में सारे पॉइंट्स मैं बहुत जल्द बोलूंगा. मैंने मेन क्लास में अराउंड 1.5 आवर्स दिया था सेक्शन 140 और उसके अलाइड सेक्शंस पर, बट अभी सारे टेक्निकल पॉइंट्स जल्द बोलूंगा और आपको बहुत जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज. सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना है सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 3 एक साथ है, सबसेक्शन 2 एंड 3 का डिस्कशन, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, यानी 4 इश्यूज जो यहां पर कवर होने वाला है. व्हाट आर दोज इश्यूज? सबसे पहले रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, एक है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, एंड अगर वो रिजाइन ना करे तो क्या पेनल्टी लग जाएगा. सबसेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जहां पर जो ऑडिटर का 1 टर्म ओवर हुआ है फर्म का सपोज, एंड उसे आप रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेसली आप प्रोवाइड करना चाहते हैं दैट ही विल नॉट बी रीअपॉइंटेड, दैट फर्म विल नॉट बी रीअपॉइंटेड, या उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो स्पेशल नोटिस लगता है. We'll be seeing this particular topic. And last, removal. It's not so removal. NCLT give directions to the company to change the auditor, and such person cannot become auditor of any company for 5 years. Okay. तो इसको हम लोग डिटेल करेंगे. इसमें मैंने ब्रॉड हेडिंग्स बताया, और ब्रॉड हेडिंग्स कई बार डेंजरस होते हैं अनलेस यू नो द डिटेल. तो सबसे पहले इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, कि अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो हाउ डज इट मूव. इसमें बहुत डेंजरस है आंसर के राइटिंग पैटर्न में. जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो इसको पढ़ लेते हैं एंड वो लिख के आ जाते हैं, हाँ रिमूवल में एसआर लगेगा, बीआर लगेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लगेगा, और फिर मैच करते हैं सर तीनों आ गया. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सबसे पहले मैं बता दूं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म में बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग. विद इन 30 days of the board resolution, apply to central government in ADT 2 seeking the removal of auditor before expiry of term. Central government जब आपको अप्रूव कर दे, within 60 days organize a general meeting, pass a special resolution. This is the way how the auditor is removed. तो ये 30, 60 flow of events को आप change नहीं कर सकते वरना मार्क्स कटेगा. Apart from this, opportunity of being heard is also given to the auditor who is being removed. जब मैं पढ़ा रहा था ये अलग अलग इंक से अंडरलाइन करने का लॉजिक क्या था? सर सुंदर लगता है. नो 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 नो, सुंदरता नहीं, ताकि पॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आपका है समझे, डिमार्केट करे इवेंट्स को, और उस फ्लो को मेंटेन करना पड़ता है. कुछ कुछ जगह ऐसा होता है वेयर यू कैन नॉट चेंज द फ्लो ऑफ इवेंट्स. नेक्स्ट, रिजाइन जब ऑडिटर करता है तो वो एडीटी 3 में अपनी रेजिग्नेशन की खबर आरओसी को भी देगा, कंपनी को तो ऑफकोर्स इन्फॉर्म करेगा, मैं जा रहा हूं, रीजंस बताएगा, वैलिड रीजंस कि आखिर क्या कारण था वो रिजाइन कर रहा है. और अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो सीएनएजी को भी अपॉइंट वो रिपोर्ट करेगा, ये लिखा हुआ है यहां पर. और अगर ये एडीटी 3 नहीं इन्फॉर्म करता है तो ऐसे केस में उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेंगे, ये पेनल्टी का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहां पर, लोअर ऑफ 50,000 और द ऑडिट रेम्यूनरेशन, ओके, प्लस 500 पर डे तक लग सकता है, और ये मैक्सिमम पेनल्टी का फिगर 5 लाख तक जा सकता था. आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 दिस इज 2 लाख. सो लोअर ऑफ 50,000 याद कर लो मेरे संग, और द ऑडिट रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर. ओके 50 है ना, या नॉट 5 लाख, 50,000 याद रहेगा आपको. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट केस, जब स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ता है एट एजीएम, जब उसका फर्म का 1 टर्म ओवर हो गया एंड आप एक्सप्रेसली प्रोवाइड करना चाहते हैं कि इसे तो रीअपॉइंट नहीं करेंगे और किसी और को अपॉइंट करेंगे इसकी जगह, स्पेशल नोटिस जाएगा इन चीजों के लिए. इसमें याद रखिएगा आप रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं इस ऑडिटर को, और उसकी जगह ये आपको एक्सप्रेसली प्रोवाइड करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. स्पेशल नोटिस में ये लिखा हुआ होना चाहिए. स्पेशल नोटिस में कौन किसको देता है? सर्टेन मेंबर्स कंपनी को देते हैं. सर्टेन मेंबर्स का आपको फिगर पता है, मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ द वोटिंग पावर मिनिमम, और मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख. कंपनी ऑल अदर मेंबर्स को देता है, और कंपनी उस ऑडिटर को भी देता है जिसको हम रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, उसको भी हम देते हैं. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे दिया जाता है, पर कई बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उससे छीन लिया जाता है. वो जो लिखता है रिप्रेजेंटेशन उसे सर्कुलेट नहीं किया जाता है. इफ एनसीएलटी इज सैटिस्फाइड that he is trying to secure abuse this opportunity for defamatory matter या irrelevant grounds. उसके representation अगर लेट आते हैं तो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, रीड आउट कर दिया जाता है एट मीटिंग. आफ्टर दैट वी वेंट टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 5. इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है.
मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर आपको सबको पता है ILFS का केस, डिलॉयट का केस, जहाँ पर इसी सेक्शन को इन्वोक करने की कोशिश NCLT कर रहा था एंड डिलॉयट इससे एस्केप करना चाह रहा था। बाकी मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहूँगा अभी, बिकॉज ये सारे बिग हाउसेज हैं, तो आई डोंट वांट कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस हो जाए। सो NCLT आइदर सीओ मोटो पॉइंट 1 दिख रहा है, और एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट or any other person, if it is satisfied that the auditor has directly or indirectly, language पे फोकस करवा रहा हूं, acted in a fraudulent manner or abated in any fraud, यानी मोटिवेट किया कोई फ्रॉड को, या colluded in any fraud, या खुद शामिल था, अगर if it is satisfied that the auditor has acted in a fraudulent manner, it may direct the company to change its auditor. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है तो एनसीएलटी को बहुत स्पीडली 15 दिनों के अंदर इस टाइप के डायरेक्शंस पास करने पड़ते हैं। और फिर ऐसे केस में एनसीएलटी नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर रहा है, सीजी मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। डिलॉयट के केस में तो डिलॉयट का टर्म ओवर हो गया था, तो वो बोल रहा था कि मेरे ऊपर तो लागू ही नहीं हो सकता बिकॉज मेरा तो टर्म ओवर हो गया था। बट एनसीएलटी और नेक्लैट में, अपीलेट ट्राइब्यूनल में यही बात चल रही थी दैट वी मस्ट अप्लाई द स्पिरिट ऑफ द लॉ इंस्टेड ऑफ दिस। तो एनीवेज यहां पे लिखा हुआ ऐसे शख्स फिर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, एंड मोर ओवर उन पर सेक्शन 447 भी लग जाएगा। सर ये बहुत क्लमजी लग रहा है, तो यू कैन सी दिस चार्ट जो मैंने डिस्कस किया था। एनसीएलटी इज गिविंग डायरेक्शंस टू चेंज, सीजी में अपॉइंट द ऑडिटर। तो एमसीक्यू में ना आता है कि एनसीएलटी अपॉइंट कर रहा है ऐसे केस में ऑडिटर, नो, सीजी में अपॉइंट द ऑडिटर है। और क्या क्या ग्राउंड्स पर उसे हटाया जा सकता है, सॉरी ये डायरेक्शंस फॉर चेंज किया जा सकता है। डिड यू गेट दीज पॉइंट्स? श्योर, वेरी गुड। तो ये सारे रिमूवल के 3-4 केसेस इंक्लूडिंग वन रेजिग्नेशन, 140 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 and 3 टुगेदर वी रेड, सबसेक्शन 4 जहां में हमने स्पेशल नोटिस का पूरा प्रोसीड्यूर देख लिया, एंड सबसेक्शन 5। ना इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा केस स्टडी मैंने करवाया था, जो स्पेशल नोटिस वाला क्वेश्चन घुमा कर कई बार आता है, तो मैं चाहूंगा इस केस स्टडी को आप फिर से पढ़ लीजिए इस रिविजन क्लास के दौरान। स्टार्ट रीडिंग वंस। It's a very popular case study, so I wanted to incorporate in this fast track revision. कि पहले जॉइंट ऑडिटर्स के रूप में आप अपॉइंट किया गया था, 5 साल बाद बात चल रहा है कि सिर्फ आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपके दूसरे जॉइंट पार्टनर को अपॉइंट, मतलब जॉइंट ऑडिटर में एक ही फर्म को अपॉइंट किया जाएगा। तो दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट रीअपॉइंटेड बट समवन एल्स इज अपॉइंटेड। तो इस केस में सेक्शन 140 ही समझाना पड़ता है, पूरा 140 मैंने यहाँ समझाया था। एंड वेरीफाई करना होगा दैट एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ अ मेंबर of members for proposing the resolution for appointing a sole auditor in place of both the auditors has been provided, and also see from the minute book whether the representation received from the retiring auditor was circulated or read out at the AGM and considered at the AGM. तो ये आंसर के राइटिंग पैटर्न को जरूर देखिएगा। इफ यू हैवंट, मैं एक छोड़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। if someone has not studied recently या पहले पढ़ा हुआ है मेरे से, तो आपको आपके मार्किंग्स की स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी। ले लिया फोटो पॉज करके? नेक्स्ट पेज दिखा दूं, देखो प्लीज, ताकि राइटिंग पैटर्न इस आंसर का आप पक्का से प्रिपेयर करके जाओगे। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां आप सेक्शन 147 को देखोगे, 145, 146। कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट? बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर। फर्म है तो उस फर्म का कोई पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऑफ कोर्स, और जो भी क्वालिफिकेशन होते हैं वो रीड आउट किए जाते हैं जनरल मीटिंग में। एन ऑडिटर, ऑल नोटिसेस शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर शैल अटेंड, उसे अटेंड करना उसकी ड्यूटी है। यस, यहाँ एक लाइन देखो मिल रहा है, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। अगर वो एब्सेंट करने वाले एजीएम से या जनरल मीटिंग से, तो उसको पहले एक एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा कंपनी से। तो ये एक पॉइंट देखने लायक है, ऑब्जर्व लिखो इसको अगर पहले आपने मार्क नहीं किया था। ऑडिटर शैल अटेंड, ड्यूटी भी है, राइट भी है, या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में, पर वो रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर होना चाहिए। उसे ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है, पर जब उसे ऑडिट रिलेटेड मैटर्स में कुछ क्वेरी होगा तो उसे सुना जाएगा। एंड ही हैज अ ड्यूटी टू अटेंड, लिखा हुआ ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। इज इट ओके? चलिए, वेरी गुड।
नाउ कम सेक्शन 147। 147 में मैंने आपको दिखाया था, इसके सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था कंपनी या ऑफिसर्स अगर ये सब गुस्ताखियां करते हैं तो क्या पेनल्टी, क्या फाइन सॉरी, कंपनी पर लगता है 25,000 मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम। ऑफिसर्स अगर करते हैं तो 10,000 एंड 1 लाख। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये सेक्शन क्या है? 146 था, ठीक है। तो 139 से 146 के बीच में अगर कंपनी से गुस्ताखी होती है मिनिमम 25, 5, ऑफिसर 10, 1। अगर ऑडिटर से गलती होती है इन सेक्शंस की जो अभी आपके सामने आ रहा है, तो ऑडिटर से अगर गलती होती है तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम इज लोअर ऑफ द टू 5 lakhs और 4 times द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। पर अगर ऑडिटर जानबूझकर फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन से इनकम टैक्स वालों को ठगने के लिए ऐसी गलती करता है इन सेक्शनों की 139, 144, प्रोहिबिटेड सर्विसेज कर लिया या अपॉइंटमेंट रीअपॉइंट हो गया, कूलिंग पीरियड ऑब्जर्व नहीं किया सेकंड एक फर्म 2 टर्म के बाद भी, तो ऑडिटर के ऊपर आपने देखा क्या है, जानबूझकर करता है तो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा फाइन अमाउंट लग रहा है यहां पे, मैक्सिमम 25 लाख और 8x लोअर। डिड यू गेट दीज वर्ड्स? 143 अमेंडमेंट के बाद लिस्ट से हटा दिया गया है। एक चीज और देखा होगा, अगर वो जीएम अटेंड नहीं करता तो उसके ऊपर ये नहीं है, यहां पे 146 कवर्ड नहीं है, फाइन नहीं लग रहा। अगर जीएम अटेंड करना भूल जाए तो फाइन नहीं लग रहा है, रिमेंबर दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी सेक्शन 147 की पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई नीड टू शो यू दिस पर्टिकुलर चार्ट, इसलिए फुल पेज करना पड़ा मुझे। यहां पे लिखा हुआ है कि रिफंड करेगा रेम्यूनरेशन टू द कंपनी, ये अभी ऑडिटर की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी सिर्फ फाइन तक सीमित नहीं है। एग्जाम में पूछते हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लोग सिर्फ 147(2) का इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल पार्ट समझा के आ जाते हैं। यहां पर आप देखो, रिफंड करेगा रेम्यूनरेशन टू द कंपनी, पेड डैमेजेस टू अफेक्टेड पर्सन लाइक कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक टैक्स अथॉरिटीज, सबको कंपनसेट करेगा। ये भी लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में आपको डालना होगा। रिमेंबर दिस, प्रैक्टिस दिस केयरफुली, अगर आप भूल जा रहे थे। फर्म में अगर प्रूव कर दे कि पार्टनर्स हैव एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, द सिविल लाइबिलिटी पार्टनर्स की जॉइंटली एंड पर्सनली दोनों रहती है। सिविल लाइबिलिटी, कंपनसेट करने की लाइबिलिटी दोनों की है अगर पार्टनर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करे, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी इज ओनली ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टनर। प्लीज ऑब्जर्व दिस, टेक अ फोटो if you don't have this particular aspect. YouTube में आप इसको रिवाइंड करके भी फोटो ले सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स क्या क्या है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स में आप देख रहे हैं इंटेंशनल में क्या है, अनइंटेंशनल में क्या क्वांटम है। डिड यू सी दिस एवरीवन? अपार्ट फ्रॉम दिस आपने देखा यहां पर रिफंड करना पड़ रहा है, रेम्यूनरेशन यहां पर, पेड डैमेजेस टू अफेक्टेड पर्संस में कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, एंड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द पार्टनर्स हैव एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, then the civil liability of partners is joint and several civil liabilities that compensation करने वाली बात। बट क्रिमिनल लाइबिलिटी, जेल सिर्फ वो ही पार्टनर जाएगा जो डिफॉल्टर है। रिमेंबर, तब उसमें जॉइंट एंड सेवरल एमसीक्यू में टिक करके मत आना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच। सो सेक्शन 140, 145, 146 ये सब आपने अभी अभी मेरे संग देख लिया, इवन 147 इज ओवर। तो नेक्स्ट रिविजन हम लोग दूसरे टॉपिक पर करेंगे वेरी सून। थैंक यू।